नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ सांसें ले रहे हैं, यानी सर्वाइवल मोड में है, और दूसरे वो जो जिंदगी को निचोड़कर उसका हर कतरा जीते हैं, यानी मैक्सिमाइजेशन मोड में है। बिल्कुल सही आरके। और कड़वा सच ये है कि 95% लोग सिर्फ काट रहे हैं, जी नहीं रहे। लेकिन आज हमारे पास वो नक्शा है जो आपको भीड़ से निकालकर एक लेजेंड बना सकता है। आज हम जिस किताब में बारूद भरने वाले हैं वो लिखी है इंडिया के सबसे अग्रेसिव और पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर संतोष नायर ने। किताब का नाम है 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन। ये किताब नहीं, एक क्रांति है। इसमें वो 11 नियम बताए गए हैं जो आपको एक औसत इंसान से एक असाधारण लीडर बना देंगे। अगर आप अपनी सुस्त पड़ी जिंदगी में आग लगाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए पेट्रोल का काम करेगा। तो क्या आप अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए जिंदगी को मैक्सिमाइज करते हैं सिर्फ द बुक पॉड पर। एक असाधारण जीवन कोई लॉटरी का टिकट नहीं है हाँ, जो किसी को इत्तेफाक से लग जाए। बल्कि ये एक सचेत सोचा समझा प्रयास है। और अच्छा, प्रयास शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। किताब का मूल तर्क ही यही है कि जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें बाहरी नियमों की नहीं, बल्कि खुद के बनाए हुए सिद्धांतों की जरूरत है। सही। लेखक इन्हें कमांडमेंट्स या आज्ञाएं कहते हैं जो एक व्यक्ति खुद को देता है। आज हम इन 11 में से 4 सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं पर बात करेंगे। हाँ, और ये चारों मिलके एक तरह से एक पूरी यात्रा का नक्शा तैयार करते हैं। पहला सिद्धांत है खुद को लगातार नया बनाने के लिए अपने मौजूदा स्वरूप का अंत करने की हिम्मत। फिर दूसरा, उस सोच को अपनाना जो असंभव में भी संभावनाएं देखती है। तीसरा, एक ऐसी सलाह जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, अपनी सफलता के शिखर पर ही सबसे बड़ा जोखिम लेना। और अंत में, इस असाधारण रास्ते पर अकेले चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। तो ये सिर्फ अलग अलग नियम नहीं है। नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। अपने ही अंत की घोषणा करने से। हाँ, ये विचार सुनने में ही कितना नाटकीय लगता है ना। अपने अवसान की तिथि की घोषणा। बिल्कुल। पहली बार में तो लगता है कि इसका मतलब मृत्यु से है। सही। लेकिन किताब इसे एक बहुत ही अलग और रचनात्मक संदर्भ में देखती है। ये असल में अपने काम करने के पुराने तरीकों, अपनी सफल हो चुकी आदतों और अपनी उस पहचान को समाप्त करने की एक तारीख तय करने के बारे में है जिसके साथ हम बहुत सहज हो चुके हैं। और ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आराम या कंफर्ट जोन है। जब हम किसी चीज में माहिर हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है। एक ही ढर्रे पर चलने लगते हैं। बिल्कुल। किताब में लेखक एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं, क्या मैं वो पैरासीटामोल बन गया हूँ जिससे अब बुखार नहीं उतरता? मतलब क्या मेरा तरीका बेअसर हो गया है? हाँ, अगर जवाब हाँ है तो ये अपने पुराने पेशेवर स्वरूप की अवसान तिथि घोषित करने का समय है। ये तो खुद के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब जो चीज आपके लिए काम कर रही है उसे ही खत्म कर देना है। हाँ, आसान नहीं है। इसका कोई ठोस उदाहरण अगर हम देखें तो? किताब में इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का। अच्छा। आप उनके करियर को देखिए। हर कुछ साल में वो अपनी छवि को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। लगान का भोला भाला ग्रामीण युवक, और उसके कुछ ही साल बाद वो गजनी के आक्रामक 6 पैक वाले नायक बन जाते हैं। सही। फिर 3 इडियट्स के बिंदास छात्र, और उसके बाद दंगल के अधेड़ उम्र के पहलवान। तो वो हर बार अपने पिछले सफल किरदार की अवसान तिथि घोषित करते हैं ताकि एक नया अपरिचित रूप जन्म ले सके। वो उसी सफलता को बार बार भुनाते नहीं रहते। और यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिस पर किताब जोर देती है। वो है सार्वजनिक घोषणा का दबाव। मतलब सिर्फ मन में ठान लेना काफी नहीं है, दुनिया को बताना भी जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कोई फैसला सिर्फ अपने मन में रखते हैं तो उससे पीछे हटना बहुत आसान होता है। कोई गवाह नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते हैं कि मैं बदलने वाला हूँ या मैं ये काम छोड़कर कुछ नया शुरू कर रहा हूँ, तो हम खुद को एक सामाजिक दबाव में डाल देते हैं। लोगों की नजरों में असफल होने का डर। हाँ, या मजाक का पात्र बनने का डर। ये डर हमें उस वादे पर टिके रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये एक तरह से अपनी नाव जलाने जैसा है ताकि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। ये सार्वजनिक घोषणा का दबाव वाकई एक मजबूत प्रेरक है। लेकिन इस तरह की घोषणा करने के लिए या अपनी नाव जलाने के लिए एक खास किस्म की हिम्मत चाहिए और एक खास सोच की भी जरूरत होती है। हाँ, आपको पहले ये यकीन करना होगा कि दूसरी तरफ कुछ बेहतर है, भले ही वो अभी दिखाई न दे रहा हो।
और शायद यहीं पर किताब का दूसरा सिद्धांत काम आता है, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। जो सिर्फ सकारात्मक सोचने से कहीं आगे की बात करता है। बिल्कुल, किताब सकारात्मक सोच और संभावना की सोच के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताती है। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखता है, जो अच्छी बात है। लेकिन संभावना विचारक वो है जो असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी अवसर तलाशता है। अच्छा, वो मौजूदा संसाधनों की कमी या विपरीत हालात को बाधा नहीं बल्कि एक चुनौती मानता है, जिससे कुछ नया पैदा हो सकता है। क्या हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं? मतलब असल व्यवहार में क्या फर्क दिखेगा? मान लीजिए एक कंपनी संकट में है और अच्छे लोग नौकरी के लिए नहीं आ रहे। एक सकारात्मक सोच वाला मैनेजर कहेगा, कोई बात नहीं, उम्मीद है कि जल्दी ही अच्छे उम्मीदवार आएंगे। ठीक है। लेकिन एक संभावना विचारक वो करेगा जो किताब में लेखक ने खुद किया। जब उनकी कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी तो उन्होंने उन उम्मीदवारों की एक टीम बनाई जिन्हें पहले कई बार नौकरी के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। अस्वीकार किए गए उम्मीदवार, ये तो असफलता की गारंटी जैसा लगता है। बाहर से देखने पर ये एक असंभव सा लगने वाला कदम था। हाँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने समस्या को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सोचा कि ये वो लोग हैं जिन्हें खुद को साबित करने की सबसे ज्यादा भूख है। उनमें एक आग है। बिल्कुल, जो शायद एक सफल उम्मीदवार में ना हो। उन्होंने उन अस्वीकृत लोगों में एक संभावना देखी जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। और नतीजा क्या हुआ? किताब के अनुसार उन्होंने उस टीम को कंपनी के सबसे सफल सेल्समैन में बदल दिया। कमाल है। ये है संभावना की सोच। ये हालात का रोना नहीं रोती, बल्कि हालात को ही अपना हथियार बना लेती है। थॉमस एडिसन का बल्ब बनाते समय 10,000 बार असफल होना इसी सोच का प्रतीक है। हाँ, हर असफलता एक संभावना थी ये जानने की कि कौन सा तरीका काम नहीं करेगा। वॉल्ट डिज्नी का भी जिक्र है, जिनके डिज्नीलैंड के विचार का शुरू में मजाक उड़ाया गया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बंजर जमीन कर सपनों का एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मानसिकता इतिहास रचने वालों की पहचान है। वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि जो है उससे क्या असंभव काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और जब किसी के पास इस तरह की सोच होती है जो असंभव में भी रास्ता खोज लेती है, तभी वो उस तीसरे सिद्धांत को अपनाने की हिम्मत कर सकता है, जो शायद इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार है। हाँ। अच्छा, अब जो अगला सिद्धांत है वो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये एक ऐसी सलाह है जो हमारे हर सहज ज्ञान के खिलाफ जाती है। किताब कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा रिस्क तब लो जब तुम अपनी सफलता के शिखर पर हो। सही। जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा हो तभी अपनी नाव को मंझधार में ले जाकर झंझोड़ो। ये तो एक तरह से जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है? एक अच्छी भली चलती हुई चीज को क्यों छेड़ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। क्या? जिसे किताब असंतत का दर्शन या फिलॉसफी ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहती है। होता यह है कि सफलता हमें अहंकारी और आत्मसंतुष्ट बना देती है। ये तो होता है। हम मान लेते हैं कि जिस फॉर्मूले से हम आज सफल हुए हैं वही हमें हमेशा सफल बनाएगा, और यही सोच बड़ी बड़ी कंपनियों और सफल लोगों के पतन का कारण बनती है। हम आने वाले बदलावों के प्रति अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक साहसी कदम और एक मूर्खतापूर्ण जुए में क्या फर्क है? कोई कैसे तय करे कि ये नाव को झंझोड़ना है या डुबोना? इसका जवाब उदाहरणों में छिपा है। बजाज ऑटो को देखिए। अच्छा। एक जमाना था जब भारत में स्कूटर का मतलब ही बजाज था। वो बाजार के बेताज बादशाह थे, लेकिन मैनेजमेंट ने देखा कि भविष्य मोटरसाइकिलों का है। तो उन्होंने क्या किया? जब वो स्कूटर बनाने में अपने चरम पर थे, तब उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा निर्णय लिया। क्या निर्णय? स्कूटर का उत्पादन धीरे धीरे बंद करके अपना पूरा ध्यान मोटरसाइकिल निर्माण पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने अपनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खुद ही मार दिया। और ये उनके लिए बहुत बड़ा दांव रहा होगा। उनके डीलर्स, कर्मचारी सबने विरोध किया होगा। जाहिर है, ये एक सोची समझी असंतत थी। उन्होंने अपनी सफलता की निरंतरता को खुद तोड़ा ताकि वो अगली बड़ी छलांग लगा सकें। इसी तरह नोकिया, हाँ, जो कभी लुगदी और कागज बनाती थी, उसने समय रहते संचार के क्षेत्र में कदम रखा और खुद को विलुप्त होने से बचा लिया। किताब में रतन टाटा का भी जिक्र है। जब टाटा मोटर्स अच्छा कर रही थी, तब उन्होंने घाटे में चल रही जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का विशाल जोखिम उठाया। या फिर नैनो जैसी क्रांतिकारी परियोजना शुरू की। भले ही वो व्यावसायिक रूप से उतनी सफल न रही हो, लेकिन वो शिखर पर बैठे रहकर आराम करने की सोच के ठीक विपरीत थी।
ये सब अपनी नाव को जानबूझकर हिलाने के उदाहरण हैं। ताकि आप तूफान के लिए हमेशा तैयार रहें। सही। तो इसका मतलब ये है कि असली तरक्की आराम के दायरे में नहीं, बल्कि जानबूझकर पैदा की गई उथल-पुथल में होती है। बिल्कुल। जब हम अपनी ही बनाई निरंतरता को तोड़ते हैं, तभी अगली बड़ी छलांग संभव होती है। ये रास्ता, अपने पुराने स्वरूप को खत्म करना, असंभव को संभव मानना और फिर शिखर पर सब कुछ दांव पर लगा देना। ये सब सुनने में बहुत अकेला रास्ता लगता है। ऐसा लगता है कि इस पर चलने वाला इंसान शायद अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों सबसे अलग थलग पड़ जाएगा। और आपका ये अवलोकन हमें सीधे चौथे सिद्धांत पर ले आता है। कौन सा? जो है नेतृत्व के मार्ग पर एकाकी होने की तैयारी। किताब कहती है कि जब कोई व्यक्ति लीक से हटकर कुछ बड़ा करने की सोचता है तो उसे अक्सर अकेले चलना पड़ता है। और ये अकेलापन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सचेत और रणनीतिक विकल्प होना चाहिए। पर क्या ये अकेलेपन का महिमा मंडन नहीं है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि एक अच्छा लीडर लोगों को साथ लेकर चलता है, टीम वर्क जरूरी है। तो फिर ये अकेले चलने की बात क्यों? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किताब इस सफर को अनअनुमोदित यात्रा कहती है। अनअनुमोदित यात्रा? इसका मतलब है एक ऐसा सफर जिसके लिए आपको किसी की मंजूरी या समर्थन की जरूरत नहीं है, कम से कम शुरुआत में। अच्छा। भीड़ को हमेशा सबूत और गारंटी चाहिए होती है। वो उस रास्ते पर चलना चाहती है जो पहले से आजमाया हुआ हो। लेकिन एक लीडर, एक दूरदर्शी व्यक्ति अपने दृष्टिकोणों पर तब भी काम करता है जब कोई उसके साथ ना हो, जब दुनिया उसे पागल कह रही हो। गैलीलियो का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो उस समय की स्थापित मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ खड़े थे। वो अपने विचार में बिल्कुल अकेले थे। हाँ, और उन्हें समाज का भारी विरोध झेलना पड़ा। अकेलापन यहाँ वैचारिक था। और किताब में म्यांमार की नेता आंग सान सूकी का जो उदाहरण दिया गया है, वो तो दिल दहला देने वाला है। वो तो दिल सही। वो सिर्फ वैचारिक रूप से अकेली नहीं थी, बल्कि उन्होंने सचमुच में एक एकाकी जीवन जिया। हाँ, और उनका बलिदान उस अकेलेपन के चरम को दिखाता है। उन्होंने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपना परिवार, सब कुछ दांव पर लगा दिया। लगभग 15 साल नजरबंदी में। और इस बलिदान की पराकाष्ठा तब हुई जब ब्रिटेन में उनके पति कैंसर से मर रहे थे। उन्होंने उनसे मिलने जाने से इनकार कर दिया। क्यों? उन्हें डर था कि अगर वो एक बार देश से बाहर चली गईं, तो सैन्य सरकार उन्हें वापस नहीं आने देगी। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, अपने जीवन साथी को आखिरी बार न देख पाने का फैसला। क्योंकि उनका उद्देश्य उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी खुशियों और दुखों से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो उस रास्ते पर बिल्कुल अकेली थी, जहां उनका लक्ष्य ही उनका एकमात्र साथी था। तो जो मेरा सवाल था कि क्या ये टीम वर्क के खिलाफ है? नहीं, अकेलापन विचार के जन्म और उस पर अटूट विश्वास के शुरुआती चरण में होता है। एक बार जब लीडर उस अकेले रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, तो उसका काम होता है अपने दृष्टिकोण को इतनी स्पष्टता से लोगों के सामने रखना कि वो भी उस अननुमोदित यात्रा पर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो आज हमने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाने के 4 बहुत ही शक्तिशाली आपस में जुड़े हुए सिद्धांतों पर बात की। पहला, ठहराव से बचने के लिए अपने ही सफल स्वरूप की अवसान तिथि घोषित करना। दूसरा, केवल सकारात्मक नहीं बल्कि संभावना की सोच अपनाना, जो असंभव में अवसर देखती है। तीसरा, जब आप सफलता के शिखर पर हों, तब जानबूझकर अपनी निरंतरता को तोड़ना और बड़े जोखिम लेना, ताकि आप अप्रासंगिक न हो जाएं। और चौथा, ये समझना कि महान लक्ष्यों की यात्रा अक्सर एक अननुमोदित और एकाकी यात्रा होती है, और उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। ये चारों मिलकर एक साधारण जीवन को असाधारण बनाने का पूरा खाका तैयार करते हैं। ये सब सुनने के बाद किताब अंत में एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पूछती है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। और ये सवाल सिर्फ बड़े उद्यमियों या नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में एक मौलिक बदलाव लाना चाहता है। सवाल ये है, ऐसा क्या है जो आज किसी के जीवन में करना असंभव लगता है, लेकिन अगर वो किसी तरह किया जा सके, तो क्या वो उसके जीवन में एक मौलिक, एक बुनियादी परिवर्तन लाएगा? इस एक सवाल पर गहराई से विचार करना शायद जीवन को देखने का और उसमें संभावनाओं को तलाशने का नजरिया ही बदल दे। तो दोस्तों, ये थे संतोष नायर के वो 11 कमांडमेंट्स। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं, तो आप खत्म हो चुके हैं। जिंदगी का असली मजा संतुष्टि में नहीं, बल्कि लगातार भूखा रहने में है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉड का ये एपिसोड सुनने के बाद आप एवरेज बनकर जीना छोड़ देंगे।
अगर आज आपके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून जाग गया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो टैलेंटेड तो हैं लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये वीडियो उन्हें धक्का देगा। और अब आज का वो सवाल जो आपके कमिटमेंट टेस्ट करेगा। संतोष नायर कहते हैं कि बहाने बनाना कायरों का काम है। तो हमारा सवाल आपसे ये है और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी और हिम्मत से नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इन 11 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज ही अपनी जिंदगी में लागू करने की कसम खाते हैं? जैसे मैं कभी हार नहीं मानूंगा या मैं हमेशा रिस्क लूंगा। अपनी कसम को कमेंट में लिखिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वही पूरा होता है। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई किताब के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए और लाइफ को मैक्सिमाइज कीजिए। धन्यवाद।